नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। एनडीए में सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले चिराग पासवान नाराज चल रहे थे, 143 सीटों की मांग की थी उन्होंने, और 143 सीटों की मांग के बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई थी। मुलाकात के बाद जब उनकी बैठक हुई दिल्ली में, तो बैठक के बाद चिराग पासवान निकलते हैं और सीधा सीधा नीतीश कुमार पर निशाना साध देते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा था कि बीजेपी जो है चिराग पासवान को मना लेगी, लेकिन इस बीच जेडीयू और बीजेपी में एक बार फिर घमासान मच गया है। बीजेपी की परंपरागत सीटों पर जेडीयू दावा ठोक रही है और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार हम झुकने वाले नहीं हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विष्णु स्वरूप जी से। सर, क्या लगता है जो एनडीए में घमासान मचा हुआ है, जिस तरीके से पहले चिराग पासवान नाराज चल रहे थे, अब जेडीयू और बीजेपी में घमासान मच गया है सीटों को लेकर। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हैं पटना में सीटों की उलझन को सुलझाने के लिए। क्या लगता है कि एनडीए में इस बार जो नॉमिनेशन की भी डेट प्रक्रिया शुरू हो गई है, समय कम है, ऐसे में ये उलझता ही जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 3 से 4 घंटों के बाद स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक पब्लिक डोमेन में जो बातें चल रही है, जो सुनने को आ रहा है, हम लगातार यह देख रहे हैं कि एक प्रायोजित कार्यक्रम की तरह चिराग लगातार हमलावर होते जा रहे हैं, नीतीश पर उनका प्रहार हो रहा है। मांझी के आने के बाद ये स्थिति और जटिल होती चली जा रही है। उधर अमित शाह कहते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, फिर अमित शाह चिराग को बुलाते हैं, उसको समझाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है, जो कुछ भी है, इसमें ऐसा लगता है जैसे एक प्रायोजित कार्यक्रम है यह, और नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। अगर यह बात सामने आती है तो हो सकता है इस गठबंधन में भी दरार न पड़ जाए, क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद जो ऐलान होना है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि होने क्या जा रहा है। अभी देवेंद्र फडणवीस का पटना आना और सीटों के ऐलान की जो बात अभी चल रही है, उसके बावजूद भी चिराग पासवान की तरफ से कोई बयान नहीं आया। वो अभी भी 143 की रट लगाए हुए हैं और हमलावर होते जा रहे हैं। आपने प्रेशर पॉलिटिक्स की बात की सर। प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार चिराग पासवान कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का पूरा जो गेम है वो खेल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी, जो जेडीयू ने साफ कर दिया था कि हम चिराग पासवान से बात नहीं करेंगे, ऐसे में बीजेपी पर एक दावेदारी थी, एक जिम्मेदारी थी कि वो चिराग पासवान को बनाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बीजेपी लगातार जिस तरीके से जेडीयू के तल्ख रवैया अपनाए हुए है, ऐसे में सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, समय कम है, और अगर ये सीटें सुलझती नहीं है तो जेडीयू और बीजेपी का अलग होना तय है। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या जनाधार रह जाएगा बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी बिहार में कहीं ना कहीं जेडीयू को एक मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स तो बिल्कुल खेला जा रहा है, ये पब्लिक है, यह सब जानती है, और हम इसी पब्लिक के ओपिनियन के आधार पर कोई बहस करते हैं, क्योंकि जो भी बातें छन के आती है राजनीति से, अभी पत्रकारों के बीच में, मीडिया के बीच में, वो कुछ और होती है। पब्लिक डोमेन से जो बात निकल के आती है वो कुछ और होती है। राजनेताओं का बयान वो भी कुछ और होता है। मतलब एक तालमेल नहीं है, हो कुछ रहा है, होना कुछ और है, रिजल्ट कुछ और आएगा। क्योंकि जब गठबंधन था तो वो था, और चिराग सिर्फ 143 पे ही लड़ेंगे, वो सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे। ये बातें अगर यह चल रही है तो बीजेपी क्यों नहीं इस पर कंट्रोल किया? बीजेपी ने क्यों छोड़ा हुआ है इसको? और अगर नीतीश कुमार, जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार निश्चित एक कद्दावर नेता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और बीजेपी को इससे सपोर्ट मिलेगा। वैसे सीटों का शेयरिंग क्या होगा ये अभी स्पष्ट होना है, लेकिन नीतीश कुमार से बीजेपी को मजबूती मिलेगी और बीजेपी से नीतीश कुमार को भी मजबूती मिलेगी। अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में एलजेपी की अगर बात करें तो क्या लगता है कि अकेले चुनाव लड़कर एलजेपी जो जीत का दावा ठोक रही है वो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मुगालते में है ये पार्टी, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई रिकॉर्ड को 2005 की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के बगल में, बीजेपी के साथ, इन तीनों
परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो भी वोटिंग का रफ्तार है, जो ट्रेंड दिख रहा है, उसमें एलजेपी बहुत ज़्यादा फायदे में नहीं है। या 1% से 4.5%, 4.8%, ये इसी रेशियो में है, 10% के बीच में ही आ जाती है। तो ऐसे में यह किस तरह से उम्मीद कर सकती है कि हमें बड़ा सीट मिलना चाहिए? जी बिल्कुल। महागठबंधन की अगर बात करें सर, तो महागठबंधन में भी सीटों को लेकर लगातार पेच फंस रहा था। अब ऐसा माना जा रहा है कि सीटों को लेकर जो उलझन थी वो सुलझ गई। तेजस्वी यादव ने सब कुछ सेट कर लिया है। आज शाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, सीटों का ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में जो समीकरण निकल कर सामने आ रहा है, क्या समीकरण बन सकता है इस बार महागठबंधन का? देखिए, अगर यह रह गया, अब 4-5 घंटे के बाद तस्वीरें कुछ और साफ हो जाएंगी, लेकिन अगर यह रहता है तो कमोबेश स्थिति ठीक ठाक ही रहेगी। लेकिन बहुत बड़ा फायदा इस गठबंधन को होता दिखता नहीं है। लेकिन राजद के जो लोग हैं वो भी यह सोच रहे हैं कि 70 सीट कांग्रेस को जाना ये कहाँ की मजबूरी है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में 40-42 हो रहा था, इस बार सीधा 70, और उसके बाद भी जैसा पार्टी के स्रोतों का कहना है वो खुश नहीं है। इसलिए शाम तक में कुछ अद्भुत परिणाम, बिल्कुल अलग परिणाम ना आ जाए। वाम दलों को भी देखा जाए तो ये जो समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं कि वाम दलों को भी 19 से 20 सीटें तेजस्वी यादव ने दी हैं। ऐसे में राजद के खाते में जो राजद 155-150 का दावा कर रही थी, ऐसे में वो 135 से 40 के बीच सबमिट कर रही है। क्या लगता है कि राजद इन जो ये समीकरण जो बन रहा है उस पर मानने को तैयार होगी? देखिए, राजद चूंकि घटक दल का सबसे बड़ा दल है, उसे साथ ले जाना विभिन्न दलों को ये उसकी मजबूरी है, और इसी मजबूरी के कारण वह बार बार अपने ही सीटों में से दूसरे दलों को संतुष्ट करने के लिए सीटें प्रदान कर रहा है और अपनी जो मजबूत जनाधार है उसको कम करता जा रहा है। इसी के पार्टी के लोग इससे अब तो लगता है कि नाखुश हो रहे होंगे। एक आखिरी सवाल सर, जैसे लगातार हम पब्लिक ओपिनियन की बात करें, लगातार हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ओपिनियन पोल भी हमने देखा, उसमें तेजस्वी आगे चलते आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार बिहार की जनता की क्या खास नाराजगी है नीतीश से? क्या वजह है ऐसे जो तेजस्वी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस बार? देखिए, ये क्षेत्र विशेष पे डिपेंड करता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नीतीश को लोग पसंद कर रहे हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तेजस्वी की भी बात होती है, कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां रालोसपा का जिक्र हो जाता है, माले का जिक्र होता है। ओवरऑल हम सर्वे की बात करें सर, तो ओवरऑल सर्वे में तेजस्वी आगे चल रहे हैं नीतीश से। अगर सर्वे की बात करें, सर्वे गलत भी हो सकता है, उलट भी सकती है चीज़ें, लेकिन फिलहाल के सर्वे की अगर बात की जाए तो तेजस्वी आगे चल रहे हैं। ऐसे में नीतीश ने विकास का भी काम किया है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं एक नाराजगी नीतीश से है लोगों की। देखिए, जो पार्टी सरकार में काम कर रही होती है, समस्या उसी से है, नाराजगी उसी से होना है। लेकिन सर्वे कहीं से ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी या नीतीश की सरकार बनेगी। अभी संभावनाएं कुछ भी नहीं है, 50-50 मान लीजिए आप। लेकिन बेहतर स्थिति यह कमोबेश ज़्यादा क्षेत्रों में हम देखते हैं कि सरकार को बीजेपी के साथ रहने पर, मेरा मतलब है कि नीतीश कुमार और बीजेपी का अगर गठबंधन साथ है तो वो फायदे में दिखाई देती है। तो जिस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, चाहे एनडीए की हम बात करें, चाहे महागठबंधन की बात करें, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में सीटों की जो उलझन है वो कहीं ना कहीं सुलझ तो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी एक उलझन बरकरार है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से जो सीटें पहले दावे की जा रही थी, अब वो दावे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सीट को लेकर दावे ठोक रही है, कांग्रेस ने भी साफ कहा है कि अभी फाइनल बातचीत नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिर किन दलों को कितनी सीटें गई हैं। एनडीए की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस पटना पहुंचे हैं और वो क्या नया फॉर्मूला निकालते हैं जिससे बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच एक सामंजस्य बैठ जाए और चीज़ें क्लियर हो जाए। आप देखते रहिए नेशन न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि आपको छोटी बड़ी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।